नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल व यूनिक में आपका स्वागत है। और हम इस पीडी के 5 पेज को कंप्लीट कर चुके हैं और आज करेंगे हम 6 नंबर का पेज कंप्लीट। और इसमें देखेंगे हम विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो देखिए, आपकी एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? ये हैं आपके टिम कुक। कौन है? टिम कुक। देखिए, एप्पल को नहीं आप कुक नहीं कर सकते। एप्पल को कभी कुक करके खाया है आपने? नहीं ना। तो एप्पल को क्या नहीं करते हम? कुक नहीं करते। तो इसके सीईओ कौन हो जाएंगे? टिम कुक। कुक से याद रखिएगा। एप्पल की कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट है आपके माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट में सा आ रहा है, ऐसे ही सत्या नडेला इसके सीईओ हो जाएंगे। सत्या नडेला, तो सॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं आपके नोएल टाटा। और जो आपके सीईओ बने हैं वो बने हैं सिद्धार्थ शर्मा। ठीक, अध्यक्ष हैं नोएल टाटा और सीईओ हैं सिद्धार्थ शर्मा। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड। देखिए, मास्टर कार्ड का क्या कार्य होता है? ये पैसों के आदान प्रदान यानी कि जो क्रेडिट डेबिट होता है उसके काम में आता है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड से पैसे में अगर पे करती हूँ तो क्या हो जाता है? मेरे पैसे बैक हो जाते हैं। माई बैक मतलब मेरे पैसे जो है बैक हो जाते हैं। तो माइकल माई बैक इसके सीईओ हो जाएंगे, किसके? मास्टर कार्ड के। नेक्स्ट है आपके संसद टीवी। देखिए, संसद टीवी अच्छा चैनल है और इसमें ना संसद से संबंधित सारी न्यूज़ आती रहती हैं। जो भी डिबेट होती हैं नेता वगैरह के बीच में, वो सब आती रहती है संसद टीवी पर। तो ये अच्छा चैनल है। तो इस चैनल पे ना क्या होता है, बार बार वही न्यूज़ आती रहती हैं। आज आ गई, कल आ गई, फिर वही परसों आएगी। तो बार बार आती हैं, पुनः आती हैं। तो इसके सीईओ कौन है? रंजीत पुनाहानी से याद रखिएगा, पुनः न्यूज़ आती हैं। तो रंजीत पुनाहानी इसके सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके टीसीएस। कौन नहीं जानता इस कंपनी को? सब जानते हैं, क्योंकि ये एसएससी, रेलवे, जितने भी अच्छे एग्जाम है लगभग टीसीएस ही करा रही है। तो टीसीएस सबके एग्जाम करा रही है। तो ये ना सब जगह वास करने लग गई है। कृति वासन इसके सीईओ हो जाएंगे, क्योंकि टीसीएस क्या करने लगी है? सब जगह बास करने लगी। नेक्स्ट है आपके इन्फोसिस। देखिए, फोन शब्द का उच्चारण आ रहा है ना इसमें, फोन का। तो ये कंपनी करती क्या है कि जो भी व्यक्ति नई कंपनी अगर खोलना चाह रहा है तो उसको ये सलाह देती है। तो फ़ोन पे सलाह देती है। ये कैसे देती है? सलील बातें करके, अच्छी बातें करके। तो सलील पारेख, ठीक, सलील पारेख इसके अध्यक्ष और सीईओ हो जाएंगे इन्फोसिस के, सलील पारेख। ठीक। फ्लिपकार्ट। देखिए, फ्लिपकार्ट का कार्य होता है आप जो ऑर्डर करते हो उस वस्तु को आपको ला के देना। तो ये सबको ना क्या ला के दे रहा है? कृष्णमूर्ति ला के दे रहा है। कौन? फ्लिपकार्ट। तो क्या हो रहा है? उससे समाज का कल्याण हो रहा है। तो फ्लिपकार्ट के कौन हो जाएंगे? कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। कौन नहीं जानता इनको? मार्क जुकरबर्ग। ठीक। नेक्स्ट है आपके ट्विटर के कौन है? लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो। और इंस्टाग्राम के कौन है? इंस्टाग्राम के हो जाएंगे केविन सिंड्रोम। कौन है? केविन सिंड्रोम। और यूट्यूब के नील मोहन। कौन है? नील मोहन। नेक्स्ट है ओपन एआई के हैं सैम अल्टमैन। कौन है? सैम अल्टमैन। देखिए, जो व्यक्ति थोड़े ओपन माइंड का होता है ना, मतलब खुले मिजाज का होता है, उसको ना सब उल्टा कहते हैं। उल्टा इंसान है ये तो। अल्टमैन को उल्टा मैन से याद रखिएगा। तो ओपन एआई के कौन हो जाएंगे? अल्टमैन। और नेक्स्ट आपके स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के तो सबको पता होगा, एलन मस्क इसके सीईओ अध्यक्ष दोनों हैं, सबसे दुनिया के पैसे वाले व्यक्ति। नेक्स्ट है आपके 76वां गणतंत्र दिवस, जो अभी 2025 में मना है। इसके जो इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट को हम देखेंगे। तो पहले है आपका कि इसकी जो प्रमुख अतिथि कौन रहे थे आपके? तो वो रहे थे प्रबोवो सुबियांतो। कौन रहे थे? प्रबोवो सुबियांतो। और ये है कहाँ के? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये। कौन? प्रबोवो सुबियांतो। तो 76वें गणतंत्र दिवस के प्रमुख अतिथि कौन रहे? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक। और गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। देखिए, बाहर किस में ज़्यादा होता है? विरासत में होता है। विरासत में भारी भारी महल मिलते हैं, जगह ज़्यादा, सब विरासत में मिलता है ना। तो स्वर्णिम भार, विरासत और विकास, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा कि स्वर्णिम भार किसका होता है? भार ज़्यादा किस में होता है? विरासत और विकास, सोने में। तो स्वर्णिम भार, तो स्वर्णिम भार सोना और विरासत में भार होता है। तो स्वर्णिम भार, विरासत और विकास। नेक्स्ट है आपके सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य की रही थी। मेरे जीडी के एग्जाम में 2024 की सर्वश्रेष्ठ झांकी पूछी गई थी। तो यह ध्यान रखिएगा, झांकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? आपके उत्तर प्रदेश राज्य की। और 2024 के अतिथि भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर थोड़ा जल्दी बन गया हो तो 24 के भी पूछ सकते हैं। तो 24 में कौन हमारे अतिथि रहे थे? तो वो रहे थे इमैनुअल मैक्रो। कहाँ के थे ये? फ्रांस के राष्ट्रपति। और अब कहाँ के आए थे? इंडोनेशिया के। क्या नाम था? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक। नेक्स्ट है आपके जो 23-24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए हैं देशों ने, उनके बारे में कुछ चर्चा है इसमें। तो देखते हैं। देखिए, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। देखिए, इसमें देश का नाम खुद ही आ रहा है। तो फिजी देश नहीं दिया होगा ये,
किसने दिया है? फिजी देश ने। कौन सा दिया है? चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक, नेक्स्ट है आपका चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू, किसने दिया था? पपुआ न्यू गिनी ने। किसने दिया था? पपुआ न्यू गिनी ने। देखिए इसमें आ रहा है लोगहू, क्या आ रहा है? लोगहू। और लोगहू को थोड़ा रिलेट कीजिए लुंगोहू, जैसे गांव में कहते हैं ना मैं ऐसे लूंगा ही, तो लुंगोहू। लुंगोहू में क्या लूंगा मैं? न्यू गिन्नी लूंगा, कहते हैं नंबर गिन्नी, तो वही वाली कार लूंगा मैं, न्यू कार लूंगा। कौन सी? गिन्नी वाली, न्यू गिन्नी, तो पपुआ न्यू गिनी। ठीक, तो लोगहू कौन सी लूंगा? पपुआ न्यू गिनी, यानी कि न्यू गिनी। ठीक, और ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल देखिए नाइल कहाँ का है? तो नाइल है आपका मिस्र का। मैंने मिस्र का बताया था, मिस्र को याद रखिए थोड़ा मिक्स करके, मतलब इसका रिलेट कीजिए मिक्स से। तो नाइल में नाई आ रहा है ना, पहले नहीं मैंने मिक्स नहीं किया, नाई मैंने मिक्स नहीं किया, तो नाइल से मिस्र। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किसका हो जाएगा? मिस्र का। नेक्स्ट आपके ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सन 2023। देखिए लीजन आ रहा है इसमें, लीजन कहाँ का है? फ्रांस का। कहाँ का है? फ्रांस का। और सेम ये भी जो है ग्रीस का, ये भी सेम है, सिर्फ इसमें लीजन की जगह ऑर्डर है। तो आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ और ऑनर किसका हो जाएगा? ग्रीस का। ठीक, जहाँ लीजन आ जाए वो है फ्रांस का, जहाँ ऑर्डर ऑफ ऑनर आ जाए वो है ग्रीस का। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ डुक ल्याङ्गपो, ऑर्डर ऑफ डुक ल्याङ्गपो। देखिए डुक जानते हो? डुक किसे कहते हैं? डुक कहते हैं घूसे को। गाँव में घूसा होता है, घूसा जानते हो आप? घूसा होता है सनी देओल के 2.5 किलो वाला हाथ। तो जो सनी देओल का 2.5 किलो वाला हाथ आपके गाल पे पड़ेगा ना, ग्याल वो, तो आपका ना भूटान हिल जाएगा। भूटान भूकंप सा आ जाएगा, तो भूटान। ठीक, तो डुक ग्यालपो क्या है? ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो कहाँ का है? भूटान का। ठीक, ऑर्डर ऑफ आपका ऑर्डर ऑफ सेंट ड्यूक द एयर पोस्टल, सेंट ड्यूक द एयर पोस्टल। तो एयर पोस्टल को थोड़ा रिलेट कीजिए पिस्टल से, एयर पोस्टल को रिलेट कीजिए पिस्टल से। क्यों? क्योंकि पिस्टल कौन चला रहा है इस समय? रूस चला रहा है, क्योंकि ये वॉर में लगा हुआ है, यूक्रेन से वॉर चल रहा है इसका, तो ये पिस्टल चला रहा है। तो सेंट एड्रूज द एयर पोस्टल किसका हो जाएगा? रूस का। ठीक, एयर पोस्टल को पिस्टल से थोड़ा रिलेट करके रखिएगा। और नेक्स्ट है आपके ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो नाइजर आ रहा है इसमें, ये नाइजीरिया का है। ठीक, और जो डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर है, डोमिनिका आ रहा है इसमें, ये डोमिनिका रिपब्लिक का है। ठीक, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का है? तो एक्सीलेंस है आपकी गुयाना का। देखिए जब कोई गीत गाता है ना, तो उसको रेटिंग दी जाती है 3 स्टार 4 स्टार ऐसे करके रेटिंग। तो जो 3 स्टार रेटिंग है उसको एक्सीलेंस माना जाता है, यानी कि बहुत अच्छी कैटेगरी का। तो जो गाना गाया गया है वो एक्सीलेंस कैटेगरी का है। तो गाना से गुयाना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का हो जाएगा? गुयाना का। और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कहाँ का है? ये कुवैत का है। कहाँ का है? कुवैत का। देखिए जिन ऑर्डर यानी कि जिन अवार्ड के पीछे उनके देश का नाम आ रहा है, उनको पूछे जाने की संभावना कम होती है, क्योंकि एग्जामिनर इतना पागल तो होता नहीं है कि आपको जो है नाम उसी में दे दे। जैसे कि इसमें है डोमिनिका, इसमें है नाइजर और फिजी है आपका। तो ऐसे देशों को कम पूछते हैं जो जिनके नाम नहीं आते, जैसे कि आपका लोगोहू और डुक हो गया, और आपका लीजन है, ऑर्डर ऑफ ऑनर है, तो एयर पोस्टल है। ऐसे नाम ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनमें देशों के नाम नहीं होते। ठीक, तो इनको ज़्यादा याद रखिए जिनमें देशों के नाम ना हो। और नेक्स्ट आपके डिक्शनरी वर्ड जो कि CGL वगैरह में आते हैं, NTPC में पूछी नहीं जाती इंग्लिश, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपके इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन। तो देखिए इसमें मुझे सिर्फ 3 मिशन इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि मिशन तो बहुत सारे जाते हैं, उनमें हम इम्पोर्टेंट अगर मार्क करें तो आपका प्रोवा 3 मिशन हो जाएगा, और आपका आदित्य L1 हो जाएगा, और आपका चंद्रयान 3 हो जाएगा। तो इनकी डेट, इनका जो इनको किससे लॉन्च किया गया है वो सब याद रखना है। तो प्रोबो 3 मिशन जो है इसको 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C59 से, यानी कि 59 से 59 से। ठीक, PSLV C59 से। तो देखिए प्रोबो 3 मिशन जो है ये सूर्य के बाहरी सतह, जिसे कोरोना बोलते हैं, कोरोना, उसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोबो 3 मिशन को किस लिए भेजा गया था। तो इसको सूर्य की बाहरी सतह, जिसे कोरोना बोला जाता है, उसके अध्ययन के लिए भेजा गया था। 5 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, और PSLV C59 से इसको लॉन्च किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका आदित्य L1। तो आदित्य L1 भी सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, और इसे ऐसे धातु से बनाया गया है जिससे ये
जो है पिघले नहीं और ख़त्म ना हो खुद पे। तो आदित्य L1 जो है वो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है और इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था PSLV C59 से, PSLV C57 से, और उसको C59 से, तो उसमें से 2 माइनस कर देना है। किसके लिए? प्रोबो 3 मिशन में से जो है PSLV वो 59 था और ये 57 है, ठीक। और उसके बाद है आपका चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और ये LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया था इसको। तो M4 जहाँ आ जाए वो चंद्रयान 3 है। तो पहले 3 इसमें है ना, चंद्रयान 3, तो यहाँ पे भी M3 पहले आएगा फिर 4 आएगा, ठीक। तो चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया था, ये आपको पता होगा। और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नेक्स्ट के इसरो के जो आगामी वर्ष के जो मिशन हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये है आपका चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 2028 को जाएगा। ये चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा, ठीक। और जो लूपैक्स है ये 25 यानी कि इसी साल जाक्सा और इसरो यानी कि जापान का जो अंतरिक्ष संस्था है उसकी जाक्सा और हमारी जो इसरो है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया एक अवधारणा मिशन है और इसको 25 में यानी इसी साल लूपैक्स को जो है लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके गगनयान 3। गगनयान 3 जो है वो एक 3 सदस्यीय चालक दल है, इसको भेजा जाएगा, ये इसी साल जाएगा 24 में, गगनयान 3। और गगनयान 1/2 क्या है? तो ये 24 में जाएगा, यानी कि पिछले साल जाने वाला था और ये रद्द हो गया, तो अब इस साल जाने की इसकी संभावना है। ये पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। कौन सा? गगनयान 1/2, पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम। पूछा जा सकता है कि पहला अंतरिक्ष यानी कि पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है? तो वो गगनयान 1/2 है। और शुक्रयान, तो आपको शुक्र इसमें नाम आ ही रहा है, तो ये शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए, ठीक। कब भेजा जाएगा? इसी साल। और जो मंगलयान 2 है वो 2026 में भेजा जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है, ये इंटरप्लेनेटरी मिशन 2026 में भेजा जाएगा, ठीक। और जो INSAR है, NISAR, INSAR 2024 में भेजा जाना था, लेकिन अब इसको मार्च में फिर भेजने की कोशिश की गई थी, फिर भी ये रद्द हो गया। तो ये क्या है? ये INSAR है, जिसको पृथ्वी की निगरानी के लिए नासा और इसरो दोनों ने संयुक्त रूप से बनाया था। कौन सा? INSAR। तो नासा और इसरो ने दोनों ने बनाया था INSAR पृथ्वी की निगरानी के लिए, ठीक। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता देखा जाए तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को आपके नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, जिनमें 5 मादा और 3 नर थे। देखिए अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, पूरा महाद्वीप है, और उसके यहाँ पे ना नामीबिया नाम का एक देश है, अगर आपके पास मैप हो तो देखिएगा। वहाँ से जो है 8 चीता लाए गए थे और उनको भारत लाया गया था। भारत ला के उनको मध्य प्रदेश के जो कुन्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें छोड़ दिया गया है। और उनमें जो है 5 तो आपके नर मादा थे और 3 आपके नर थे। तो जो 5 मादा हैं इनमें से एक मादा जिसका नाम सारा था, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, सारा नाम की मादा की। और इनकी फिर जब ये ख़त्म हो गई तो फिर इनकी निगरानी के लिए एक 9 सदस्यीय दल बना दिया गया है जो 2 साल तक इन चीतों की जो है देखभाल करेगा, ठीक। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 सालों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले तो अभी तक लाए गए हैं ये नामीबिया से 8 और अभी 50 और लाने की बात कही गई है। और ये 22 में आया था और अभी चल रही है 25, मतलब 3 साल इसको हो चुकी हैं, 2 साल और बची हैं क्योंकि ये 5 वर्ष का मिशन है, 5 वर्षों में कुल, ठीक। नेक्स्ट है आपके जो बाघ गणना है, बाघों की बात करें तो इसे जारी करता है आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान। बाघ और चीता अलग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बाघ और चीता अलग होते हैं। तो जो बाघ की जो गणना है इसको भारतीय वन्यजीव संस्था जो है जारी करता है और 23 जुलाई 2023 को ये जारी की गई थी। कौन सी रिपोर्ट? 22 की रिपोर्ट, ठीक। और भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3682 भारत में बाघों की कुल संख्या है। और इसमें पूर्व जारी और इससे जो पहले जारी की गई थी ना रिपोर्ट, उसमें 3167 ही थे, यानी कि पहले कम थे, अब बढ़ गए हैं बाघ हमारे देश में, ठीक। और ये जो हमारे देश में 3682 बाघ हैं, ये पूरे विश्व का 75% है। तो आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे रहते हैं? भारत में रहते हैं, ठीक है, केवल भारत में। और केवल भारत में पूरे विश्व का कितना है? 75% बाघ हैं। और टोटल संख्या में पूछे तो 3682। और भारत में भी किस राज्य में है? भारत के भी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक। और 2018 से 22 में, यानी कि जो बाघों की जनगणना है ये 4 वर्ष के अंतराल पे होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी। तो ये 22 वाली अब के 23 में हुई थी, यानी कि जारी हुई थी 23 में, वो तो 22 में ही गई थी। तो जो 18 से 22 के बीच में जो वृद्धि दर देखी गई है
बाघों की संख्या में वो 24.1 की रही है, 24.1% की वृद्धि बाघों की जनसंख्या में रही है। ठीक, नेक्स्ट आपके जिम कॉर्बेट रिजर्व में, यानी कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें देश के सबसे ज़्यादा बाघ रहते हैं। अगर बात की जाए राज्यों में सबसे ज़्यादा तो वो एमपी में, और बात की जाए कि किस आपके रिजर्व में रहते हैं, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर रहते हैं, तो वो रहते हैं जिम कॉर्बेट में, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, किसी अगर रिजर्व यानी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र विशेष की बात की जाए तो उसमें जिम कॉर्बेट, और राज्य की बात की जाए तो उसमें मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और ये बिहार वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3,925 और वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 3,925 आपके बाघों की कुल संख्या बताई गई थी, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 6.1 है। और वो जो 4 वर्षों की बताई गई थी ये थी आपकी 24.1%, और ये किसने बताई थी, तो ये बताई थी भारतीय वन्य जीव संस्थान ने। ठीक, तो वो पूछ सकता है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार बाघों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 24.1, और अगर पूछे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार कितनी है वार्षिक, तो ये है 6.1। ठीक, तो ये होता है हमारा 6 नंबर का पेज, और 6.1 से ही खत्म हुआ है, इसको याद रखिएगा। और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, लाइक कीजिएगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की मैं डाल दूंगी इसमें लिंक, और वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय।